हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे पूरे कंप्लीट सम। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ऐड करने का ट्रिक दे दिया। याद होगा तो सलमान एंड रानी साथ साथ, उनका दिल चुरा लूं पर इट ऑफेंडेड पंडित जी, चिंटू इन सब को कहते हुए लोन सदा चुकाना, फिर में OIC बराबर। ऑलरेडी आपको फॉर्मेट बाहर करा, फिर से एक बार। सबसे पहला शेयर कैपिटल होता है, जिसके अंदर आता है सब्सक्रिप्शन टुवर्ड शेयर, रिजर्व फंड एंड अदर फंड, SR हो गया। फिर SS में है स्टाफ प्रोविडेंट फंड, सिक्योर्ड लोन, उनका दिल चुरा लो। U से है अनसिक्योर्ड लोन, D से है डिपॉजिट, C से है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, U से है अनपेड डिविडेंड बराबर है। I से है इंटरेस्ट अक्रू ड्यू बट नॉट पेड, O से है अदर लायबिलिटीज, P से है प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा देखो कौन है, क्लियर है यहां तक। उसके बाद सी, वापस चिंटू इन सबको कहते हुए से सी से आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस, आई से इन्वेस्टमेंट, सबका एस से स्टाफ प्रोविडेंट फंड, लोन्स एंड एडवांसेस, सन्ड्री डेटर्स, करंट असेट, फिक्स असेट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अदर आइटम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, करंट लॉसेस। क्लियर है? ये फॉर्मेट कल मैंने बाहर करवाया है कल के लेक्चर में। इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो 3 इनकम है, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। 3 इनकम है। अगर देखने जाओ प्रेजेंट 4 लिखा बट है 3 इनकम। कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स है एक है बेटा, देखो ने कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स है। उसके अलावा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अदर इनकम है। क्लियर बेटा? कंट्रोल। स्टार्ट करते सम की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने, आपको करना क्या है बेटा? बैठो देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2 टाइप के सम्स आते हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक हाउसिंग सोसाइटी। ये क्या दिया गया है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2015, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर एप्लीकेबल लीगल प्रोविजन, एवरशाइन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा कुछ बोला है क्या? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। किसका प्रिपेयर करने का? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाउसिंग सोसाइटी का फाइनल अकाउंट अलग होता है और दूसरे का अलग होने वाला है। लेक्चर्स में जब आपको करवाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा मैं क्या डिफरेंस बताना चाह रहा हूं। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो अभी हमने फॉर्मेट बाहर किया बैलेंस शीट का, वो सेम रहेगा दूसरे इसके अंदर भी, लेकिन उधर इनकम स्टेटमेंट नहीं आके उधर क्या आता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। 2 टाइप के सम्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, एक है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक है नॉर्मल सा सम, नॉर्मल फाइनल अकाउंट जैसा करते थे वैसे। ओके, नॉर्मल सम में इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट ऐड करने की जरूरत नहीं है, जैसा 12th का फाइनल अकाउंट वैसा ही वो होने वाला। ओके, एग्जाम में सर क्या आता है? तो एग्जाम में कोई भी टाइप का सम आ सकता है। पिछले एग्जाम के अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही सम आया था। ठीक है, तो इट्स अप टू अस अपने को प्रिपेयर करके रखने का, बाकी देखेंगे जो सम आएगा हम लोग वो सॉल्व करें। चलिए, अब आपका स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन आपके सामने है। पहला चीजों को बाइफरकेट करेंगे, मतलब मार्किंग करेंगे, कौन सा चीज कौन से हेडिंग में जाएगा। अगर आपको वो हेडिंग समझ जाता है तो आपने पहला पड़ाव अच्छे से पार कर लिया, जिसमें सबसे पहला डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ। दिमाग की बत्ती जलाओ कि डेबिट में क्या क्या आता है और क्रेडिट में क्या क्या। पहले फॉर्मेट एक बार फिर से। असेट मतलब डेबिट बैलेंस होता है। असेट में क्या क्या आएगा? कैश, इन्वेस्टमेंट, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, लोन्स एंड एडवांसेस, डेटर्स। अब यहां पे सन्ड्री डेटर्स का नाम नहीं रहेगा, ड्यू फ्रॉम मेंबर्स रहेगा। ड्यू फ्रॉम मेंबर्स मतलब मेंबर से पैसा मिलने वाला है। एनीथिंग रिसीव्ड इज माय असेट, और उसी को हम लोग सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। समझ में आया क्या? अब डेटर्स का मतलब जिनको आप सामान उधार में बेचते हो। सामान उधार में क्यों बेचा है? आपको उनसे पैसा मिलने वाला है, तो उसका नाम पड़ा है सन्ड्री डेटर्स।
बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेटर्स नाम नहीं रहेगा, ड्यू फ्रॉम मेंबर्स रहेगा। ठीक है, करंट असेट तो आपको मालूम है, शॉर्ट टर्म असेट जिसको बोलते हैं, फिक्स असेट आपको मालूम है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐसा कोई असेट जो असेट नहीं है फिर भी असेट साइड पे दिखता है, डिस्काउंट इश्यू एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, वो सब, ये ऐसे लॉस, वो सारी चीजें आपको इसमें दिखेगी। अदर आइटम के अंदर जो भी दूसरे छोटे मोटे असेट बच गए वो सब इसमें आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये आपके लिए नया है, करंट लॉसेस भी आपने सुना है, तो ये सब आपकी डेबिट बैलेंस है और ये सब आपका क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा? तो सब्सक्रिप्शन, रिजर्व फंड, स्टाफ प्रोविडेंट दोनों दिया हुआ, मैंने कल एक्सप्लेन किया था। क्रेडिट में दिया है तो लायबिलिटीज और डेबिट में दिया है तो असेट। तो आपको हेडिंग प्रॉपर समझने का है और मार्किंग। तो अपना पहला काम मैं यही करूंगा, मार्किंग। सबसे पहला है कैश इन हैंड, पहला ही शेड्यूल है अपना असेट का, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस, बात समझ में आया? मार्किंग आपको क्वेश्चन पेपर पे अलाउड नहीं है, बट आप छोटा सा मार्किंग ऐसा कर सकते हो कि हाँ चलो अपने को आइडिया आ जाएगा कौन सा चीज किधर जा रहा है। बैठ जा बेटा। उसके बाद है कैश इन बैंक, चाहे हाथ में हो चाहे बैंक में हो, पैसा तो अपना ही है, तो दोनों बैलेंस किधर जाएगा? कैश एंड बैंक बैलेंस में जाएगा। ड्यू फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर्स से पैसा, वेरी गुड। सन्ड्री डेटर्स। वाटर पंप, भाई वाटर पंप मेरा प्रॉपर्टी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पानी का पंप लगाया है, मतलब वो आपके लिए असेट है। और कौन सा असेट है? फिक्स असेट है। क्लियर? तो वाटर पंप इज योर फिक्स असेट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब डिपॉजिट दिया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मतलब ये अदर आइटम्स हो गया आपका, तो ये कहां चले जाएगा? अदर आइटम्स के अंदर, मतलब अदर असेट्स के अंदर। अदर आइटम बोलो या अदर असेट बोलो चलेगा। तो कोई भी डिपॉजिट डेबिट में दिया है तो अदर असेट्स है, और क्रेडिट में दिया है तो लायबिलिटीज है। डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट आपका अदर आइटम्स में ही जाने वाला है। प्रॉपर्टी टैक्स, ये तो खर्चा है, तो ये खर्चा है मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, तीन ही चीज है। तो प्रॉपर्टी का खर्चा प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस में जाएगा। वाटर चार्जेस खर्चा ही है, अपने प्रॉपर्टी का एक्सपेंसेस है। फिर कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस। सब्सक्रिप्शन फॉर इलेक्शन फंड, अब ये जो है इलेक्शन वगैरह अपन सोसाइटी में जो लेने वाले हैं, तो ये अपने लिए, अपने सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए, तो ऐसे एक्सपेंसेस को अपन किधर डालते हैं? एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में। तो ये आ जाएगा एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। ऑफिस का खर्चा, छोटा मोटा खर्चा एस्टैब्लिशमेंट है। प्रिंटिंग एस्टैब्लिशमेंट, कन्वेंस एस्टैब्लिशमेंट, सब्सक्रिप्शन ऑफ होल्डिंग फेडरेशन, मतलब सोसाइटी का कोई होल्डिंग फेडरेशन का खर्चा एस्टैब्लिशमेंट। ऑडिट का खर्चा, सिक्योरिटी चार्जेस एस्टैब्लिशमेंट। तो मार्किंग समझा यहां तक? पक्का? आपको दिमाग में ये डालना है कि अपने को असेट, अभी देखो सब डेबिट ही है, असेट होगा या तो एक्सपेंस होगा, दो ही चीज होगा और कुछ भी नहीं होगा। अब प्रॉपर्टी टैक्स असेट तो हो ही नहीं सकता, मतलब खर्चा ही होगा। अब वो कौन सा खर्चा होगा? तो भाई प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस बोल रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स मतलब प्रॉपर्टी का खर्चा। वाटर मेरा प्रॉपर्टी है, असेट है, तो वाटर एक्सपेंसिव मेरा प्रॉपर्टी का एक्सपेंस ही होगा, इसलिए प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस में गया। समझ में आएगा? इलेक्ट्रिसिटी में, सोसाइटी में जो इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है वो प्रॉपर्टी के लिए लगाया गया है। कॉमन इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, कॉमन इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने आपके सोसाइटी के एंटर के लिए आपने एक बल्ब लगा के रखा है, तो जो खर्चा आने वाला है पूरी प्रॉपर्टी के लिए आने वाला है, किसी एक घर के लिए नहीं आने वाला, इसलिए वो प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस है। फिर उसके बाद छोटे मोटे जो भी खर्चे होते हैं वो सब आपके एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस में जाता है। क्रेडिट साइड पे जाएंगे, कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स, ये किधर तो सुना इनकम में आया नहीं, तो ये अपना प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस है। अब ये प्रॉपर्टी एक्सपेंस नहीं, कलेक्शन है, तो कलेक्शन मतलब इनकम ही है। और क्रेडिट साइड पे दिया, सर एक्सपेंस वर्ड यूज किया, अरे एक्सपेंस यूज किया बट वो क्रेडिट साइड पे दिया है, मतलब वो आपके लिए इनकम है, तो मैंने आई वर्ड यूज किया है। कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स वापस है, पर सर्विस चार्जेस के लिए लिया है, सर्विस चार्जेस के लिए कलेक्शन लिया है, तो इनकम ही ये भी मेरा। मेंबर्स डिपॉजिट, मेंबर्स डिपॉजिट इनकम पे, देखो वापस डिपॉजिट इधर है डेबिट पे, तो ये मेंबर का डिपॉजिट मेरे लिए क्या हो जाएगा? डिपॉजिट से अपने पास है ना लायबिलिटी साइड पे, तो लायबिलिटी साइड पे है डिपॉजिट, है ना, तो ये क्रेडिट साइड पे गया। इधर डेबिट पे दिया था डिपॉजिट, देखो किधर तो देखा डिपॉजिट फॉर वाटर, तो अदर में गया, और ये किधर जाएगा? डिपॉजिट के शेड्यूल। अंडरस्टूड? फिर इंटरेस्ट, नाम पड़ा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट। सिंकिंग फंड, फंड आ गया तो रिजर्व फंड में जाएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, रिजर्व फंड में जाएगा।
सब्सक्राइब कैपिटल में, शेयर कैपिटल में चले जाएगा। सरप्लस फॉर द ईयर इनकम है, सरप्लस फॉर द ईयर इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज किया हुआ है पंडित जी के लिए पी, तो प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें कुछ भी डाउट है? पक्का क्लियर? ऐसा कोई मार्किंग जो नहीं समझ में आया? ऐसा कोई भी मार्किंग जो नहीं समझा? क्लियर है हर्ष? हर्ष, उसके बाद अपन एडजस्टमेंट रीड करेंगे और जिसके बाद एडजस्टमेंट को स्टार मार्क करेंगे। सबसे पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है। इस पे किसी को मार्क करने की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑन वाटर पंप एट द रेट 15%। वाटर पंप किधर तो देखा था भाई, वाटर स्टार मार्क कर दिया, एडजस्टमेंट है। अरे बात समझा? पुढे 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 कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स है भाई, कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स है। कलेक्शन फ्रॉम मेंबर फॉर सर्विस चार्जेस, मतलब सर्विस चार्जेस के ऊपर एडजस्टमेंट है। तो कलेक्शन फ्रॉम मेंबर फॉर सर्विस चार्जेस को मार्क कर दिया भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। कुछ उसके अंदर एंट्रेंस फीस और कंट्रीब्यूशन करे कुछ तो है, अपने उसको मार्क कर दिया। अरे बात समझा? और कुछ? तो पहला क्वेश्चन जब मेरे हाथ में आया तो मैंने इतना चीज किया जो आपको समझा है। अब मैं मेरे फॉर्मेट की तरफ जाता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दिया। अब इसमें मैंने इतना पहले से लिखा है, आपको इतना लिखना जरूरी नहीं है। जो जो चीज का रिक्वायरमेंट है, अभी पहला समय इसलिए मैंने पूरा सब चीज लिखा है, बट लेटर ऑन जब आपको समझ में आ रहा है भाई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करूं, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड अदर इनकम। अदर इनकम लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अदर इनकम के अंदर कुछ भी आया ही नहीं था, इसलिए लिखा नहीं। शेयर कैपिटल तो चाहिए, सब्सक्रिप्शन टुवर्ड शेयर्स, सलमान एंड रानी, रिजर्व फंड एंड अदर फंड आ गया। साथ साथ में वापस देखो एस लिखा ही नहीं है, स्टाफ प्रोविडेंट फंड आया ही नहीं है। आया क्या? नहीं। फॉर्मेट में लिख सकते हो आप, आपको चाहिए तो फॉर्मेट में लिख सकते हो, बट रिक्वायरमेंट नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। सिक्योर लोन नहीं लिखा है, अनसिक्योर लोन नहीं लिखा है, डी डिपॉजिट लिखा है क्योंकि है। चुरा लू, फिर सी करंट लायबिलिटीज, यू से अनपेड डिविडेंड, ये सारी चीजें थी। इंटरेस्ट एंड अक्रूड, अदर लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर इसका रिक्वायरमेंट है तो लिखो, रिक्वायरमेंट नहीं है मत लिखो, बट सीक्वेंस में लिखो, इसको ऊपर इसको नीचे नहीं, इसलिए फॉर्मेट बाहर करवाया। असेट के अंदर सबसे पहला कैश बैलेंस आ गया, हाँ या नहीं? इन्वेस्टमेंट आ गया, स्टाफ प्रोविडेंट फंड आ गया, लोन्स एंड एडवांसेस, सन्ड्री डेटर्स, करंट असेट, फिक्स असेट, मिसलेनियस, अदर आइटम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड करंट, सब लिखा है, बट जिसका रिक्वायरमेंट आप उतना ही प्रिपेयर। फॉर्मेट क्लियर? पक्का? अब हमारे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, एक एक करके पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहला है कैश इन हैंड, कहां जाएगा? कैश बैलेंस में, बराबर है। कितना दिया है? 3995, कैश ऑन हैंड 3995। क्लियर? कैश एट बैंक, सर उधर ही जाएगा, कैश एट बैंक उधर ही जाएगा, 93,144 डायरेक्टली आउटर कॉलम में पोस्ट कर सकते ना इतना। आगे जाएंगे, ड्यू फ्रॉम मेंबर्स, क्या है ये? सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में जाएंगे। ड्यू फ्रॉम, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो विधि डायरेक्टली आउटर कॉलम में शिफ्ट किया। वाटर पंप क्या है? फिक्स असेट, और स्टार मार्क भी था उसके ऊपर, मतलब एडजस्टमेंट है, तो वाटर पंप इनर कॉलम में लिख दिया। समझाइए, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? डिपॉजिट ऑन इलेक्ट, अदर आइटम्स में जाएगा, अदर आइटम्स बनाया, हांची बनाया, डिपॉजिट अदर आइटम्स में डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बट दो डिपॉजिट था इसलिए दोनों को इनर कॉलम में करके आउटर कॉलम में शिफ्ट। डिपॉजिट फॉर वाटर भी दिया है 380, तो डिपॉजिट फॉर वाटर भी, दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम। समझा क्या क्या कर रहा हूं? क्लियर हो रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है? चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रॉपर्टी टैक्स, ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस में ना इनर कॉलम में लिखना है, अगर एडजस्टमेंट अगर नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, बट और भी प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस आने वाला है, इसलिए हमने उसको इनर कॉलम में लिखा। जैसे यहाँ पे है प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस हो गया, वाटर चार्जेस उसी में जाने वाला है 7513, फिर कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उसी में जाने वाला है 10,240, 10,240। और कोई प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस है क्या? नहीं, टोटल करके आउटर कॉलम में डाल। एंड में भी टोटल करोगे तो चलेगा, जरूरी नहीं कि अभी ही करना है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन टू इलेक्शन फंड, कहां जाएगा? एस्टैब्लिशमेंट। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, हेडिंग ही नहीं समझ में आ रहा है, मैंने कल भी आपको बताया था, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है
आपको ये हेडिंग नहीं लिखने का, एक्सपेंसेस लिखने तो आता है, टू प्रॉपर्टी टैक्स, टू वाटर चार्ज, टू कॉमन इलेक्ट्रिसिटी, सब लिख दो ना एक्सपेंसेस। वो उनके लिए जिनको कुछ नहीं आ रहा है। अगर आप प्रोफेशनल जा रहे हो तो आपको हेडिंग समझ में आना चाहिए, और हेडिंग के अंदर सर मेरे को नहीं, खाली एक्सपेंसेस लिख दूंगा तो चलेगा, मार्क्स भी मिलेंगे, मैंने ये बात भी कल बताया। खाली इतना है कि जो हेडिंग के मार्क्स है वो कट जाएंगे, बाकी आपको मार्क्स मिलेगा। डरने की जरूरत नहीं है कि अपने को कुछ नहीं आता है, कर सकते हो पोस्टिंग। पोस्टिंग करने के लिए अगर 20 मार्क का सम है, आपने पोस्टिंग और एडजस्टमेंट भी अच्छे से सॉल्व किया है, 15 मार्क तो किधर नहीं गए, और 15 मार्क का सम है तो मतलब तुम्हारे 10 मार्क फिक्स हो गए। डने यहाँ तक जाग गया मतलब तुम, अभी समझा ना, ऐसा होता है बेटा। चलो आगे बढ़ते। सर क्यों हंसते थे ना। आप कहाँ बात गए, सब्सक्रिप्शन के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा भाई, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के अंदर। फिर क्या है बाबा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कन्वेंस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, होल्डिंग ये एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, ऑडिट फीस, सिक्योरिटीज। टोटल ले लिया भाई आउटर कॉलम में शिफ्ट। डन है, एनी डाउट क्लियर, 100% क्लियर। इसके बाद क्या आ रहा है भाई, क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस, कलेक्शन फ्रॉम द मेंबर्स। तो कलेक्शन फ्रॉम द मेंबर्स, प्रॉपर्टी वाला ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट वाला नीचे। तो भाई कलेक्शन फ्रॉम द मेंबर प्रॉपर्टी का है, इसलिए आप इधर लिख दोगे कितना है भाई, 3507, सॉरी 37056, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कलेक्शन फ्रॉम द मेंबर सर्विस चार्जेस के ऊपर एडजस्टमेंट था, स्टार मार्क किया हुआ है 5140, समझा ये। उसके बाद क्या है, मेंबर्स डिपॉजिट, कहां जाएगा, डिपॉजिट्स में। तो भाई मेंबर्स डिपॉजिट, डिपॉजिट का शेड्यूल है, मेंबर्स डिपॉजिट में चला। जैसे यहां पे प्रॉपर्टी खर्चा ऊपर लिखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट नीचे लिखते हैं, तो कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स प्रॉपर्टी वाले लोग का तो ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट का तो उसके नीचे, बस और कुछ बाइफर्केशन। क्लियर हुआ। मेंबर्स डिपॉजिट हो गया। मेंबर्स डिपॉजिट के बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में चले जाएगा। फिक्स डिपॉजिट का और सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट 1005 और 3017, टोटल डाल दिया आउटर। एनी डाउट, पक्का समझ रहा है ना। चलिए उसके बाद क्या है, सिंकिंग फंड बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व फंड में जाएगा। तो रिजर्व फंड में ये दोनों फंड तो मोस्टली आता ही है, सिंकिंग फंड स्टैट्यूटरी फंड आता ही है, तो रिजर्व फंड में जाएंगे। रिजर्व फंड के अंदर सिंकिंग फंड हेडिंग डाला, ओपनिंग बैलेंस लिखा 34,560। क्लियर, देख लो सिंकिंग फंड बैलेंस 34,560। उसके बाद है स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, तो हेडिंग डाल दिया मैंने स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, और उसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 38,470, तो ओपनिंग बैलेंस 38,470, ठीक है। उसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, तो कैपिटल में जाएगा, कितना कैपिटल है 60 शेयर्स, एक का वैल्यू 50 के हिसाब से 3000, तो सब्सक्राइब कैपिटल 60 शेयर्स के हिसाब से 3। और कुछ, हाँ सर सरप्लस फॉर द ईयर, इनकम है, क्रेडिट मतलब इनकम है, तो देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस फॉर द ईयर 74,030। एनी डाउट टिल ईयर, पक्का कर सकते हैं अभी। अच्छा मैं ये की थी, आप लोगों को क्लियर है, आप लोगों को क्लियर है, पक्का कॉन्फिडेंस है, लग रहा है कर सकते हो। चलो थैंक यू। एडजस्टमेंट में ऑथराइज शेयर कैपिटल 2000 शेयर ऑफ 50 ईच, आ तो प्रेजेंटेशन चेक, पहला एडजस्टमेंट। तो भाई ऑथराइज कैपिटल लिखा 2000 शेयर ऑफ 50 ईच, 1 लाख रुपए टोटल कर देने का, इसको आपके टोटल में लेने की जरूरत नहीं, हो गया ये पहला एडजस्टमेंट सॉल्व। ऑथराइज कैपिटल जब भी आएगा शेट्टी, अपने को सिर्फ प्रेजेंटेशन देने का है, तो करना कुछ नहीं है, ना तो वो टोटल में आएगा ना उससे कोई लेन देन, अपने को खाली उसका प्रेजेंटेशन करके छोड़ दो, नहीं होगा, ऐड ही नहीं होगा। ऑथराइज कैपिटल कभी भी टोटल में ऐड नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट पे जाते हैं भाई साहब, क्या बोला है, डेप्रिशिएट ऑन वाटर पंप एट 15%। भाई ये तो बचपन से करते आ रहे हो भाई, बचपन मतलब 11th स्टैंडर्ड आपका, तो नहीं तो बचपन में बोलेंगे सर ये तो हमने किया नहीं। वाटर पंप पे डेप्रिसिएशन देना है, एसेट का वैल्यू कम करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन, कितना 15%, तो 4113 का 15% कैलकुलेट करोगे 617, राउंड ऑफ करके मैंने किया, आपको पॉइंट आया रहेगा तो भी। अब एसेट का वैल्यू कम कर रहे हो, फायदा है कि नुकसान, नुकसान है। अब हाँ मुस्कान है, बराबर,
बोलो बोलो उनका कुछ। असेट का वैल्यू कम हो तो नुकसान है, और नुकसान है तो अदर एक्सपेंसेस के अंदर डाल दोगे। डेप्रिसिएशन 617 जो एडजस्टमेंट क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जा रहे, कलेक्शन फ्रॉम द मेंबर्स, जो सर्विस चार्जेस आपने कलेक्ट किया है, इनकम है। अब इसके अंदर उसने बोला है कि वो जो पैसा मिला उसमें एंट्रेंस फीस का 100 रुपया है और कंट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड का 1004। तो अपने वो करना क्या है भाई, जो पैसा आया उसमें से उसने बोला है 100 रुपया किसका है, एंट्रेंस फीस का है, तो इसमें से वो चीज निकाल देना पड़ेगा। हाँ या नहीं, एंट्रेंस फीस का पैसा निकाला, क्रेडिट साइड पे माइनस किया मतलब डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। एंट्रेंस फीस का पैसा कहां जाता है, स्टैट्यूटरी फंड के अंदर ऐड होता है। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस है उसके अंदर हमने हमारा 100 रुपया एंट्रेंस फीस क्या कर दिया। एंट्रेंस फीस अगर 12th स्टैंडर्ड की बात करोगे तो एंट्रेंस फीस हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, और इस स्टैंडर्ड के अंदर एंट्रेंस फीस का पैसा आप स्टैट्यूटरी फंड के अंदर क्या करोगे, ऐड करोगे। कितना, 100। अरे समझा। हाँ, एडजस्टमेंट फिर से चाहिए तो पढ़ता। एडजस्टमेंट में दिया था कलेक्शन फ्रॉम द मेंबर्स, जो सर्विस चार्जेस तुमने कलेक्ट किया हुआ है, जो सर्विस चार्जेस तुमने कलेक्ट किया है उसके अंदर एंट्रेंस फीस का 100 रुपया है और कंट्रीब्यूशन तो सिंकिंग फंड का है। मतलब एंट्रेंस फीड, ये जो वर्ड यूज किया उसके जगह पे स्टैट्यूटरी फंड यूज किया रहता, अपन स्टैट्यूटरी फंड में ही ऐड कर देना। तो अभी सिंपल यही कि अपने को इसमें से निकाल देना है और स्टैट्यूटरी फंड में ऐड करना। सिमिलरली 1440 किधर से निकालना है, उसमें से ही निकालना है, बट डालना किधर है, सिंकिंग फंड में। तो यहां पे से निकाला और सिंकिंग फंड के अंदर ऐड कर, हो गया एडजस्टमेंट सॉल्व। समझा। अभी क्लोजिंग है और कुछ भी नहीं है। टोटल ले लेते हैं, इधर आउटर कॉलम में, उधर का टोटल आउटर कॉलम। अब क्लोजिंग करते, कौन से साइड का टोटल ज्यादा है, जैसा आप करते थे वैसा ही सेम, आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम। 28,020, 38, 48 तो इधर ही दिख रहा है मेरे को, 48, 600, 700 दिख रहा है, 37, 38, 40, 40, ये टोटल ज्यादा है, 48, 873। मतलब एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है। सेम टोटल आप यहां पे लिखोगे, उसमें से माइनस कर दो, कितना आ रहा है देखो, 48,873 माइनस 4195। एक्सपेंस ज्यादा, इनकम कम, तो इसे डेफिसिट कहते हैं। और वो डेफिसिट किधर जाएगा, तो जो भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें से वो माइनस होगा। तो यहां पे जो डेफिसिट आया है, यहां पे करंट ईयर का डेफिसिट हमने क्या कर दिया, समझ में आया। ये अप्रोप्रिएशन फोकस मत, माइनस करके इसका आउटर कॉलम में आया 69,843। डन, क्लियर, पक्का। अब आ जाते इस साइड पे, क्या इधर सब आउटर कॉलम में, ये नहीं लिया जाएगा, 3000, ये आउटर कॉलम, आउटर कॉलम, आउटर कॉलम, हाँ जी आउटर, इधर भी सब आउटर कॉलम। जरा एक जन असेट का टोटल ले लो, एक जन लायबिलिटीज का, 3000, 38,570, 36,000, 7,100, 69,843। कितना आ रहा है, कौन सा लायबिलिटीज का टोटल, असेट का टोटल। अब इसमें से माइनस कर लो, 97,139, 52,903। अरे ये फॉर्मेट पूरा लिख दिया है लोग ने, बट आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। वापस से देखो, अपन ने जो नहीं लिखा था वो लोग लिखा, तो जिसका जरूरत नहीं आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। टोटल अमाउंट आ रहा है तुमको 1,54,513, 1,54,513। समझा। अगर इधर पॉइंट में आपने डिफरेंस लिया रहेगा 16, तो ये 4 हो जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है, तो थोड़ा प्रॉफिट इधर 1-2 रुपए का फर्क है। अब वो पॉइंट के ऊपर है, अभी टेक्स्ट बुक में क्या पॉइंट दिया मेरे को नहीं मालूम, बट जो भी है मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हाउसिंग सोसाइटी का सम ऐसा ही है, खाली इंपॉर्टेंट, अभी वापस बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्या मालूम है, मार्किंग, प्रॉपर हेडिंग का मार्किंग समझ में आ गया तो सॉल्व हो जाएगा। सर लेकिन वही नहीं समझ में आ रहा, अगर वही नहीं समझ में आ रहा है तो भी मैंने आपको ट्रिक क्या दिया है, एक्सपेंस पहचानो, असेट पहचानो, लायबिलिटीज पहचानो, इनकम पहचानो और उसको लिख दो। क्योंकि एडजस्टमेंट जो है यहां डायरेक्ट लिख दो, हेडिंग नहीं याद हो रहा है सर, आप खाली इधर एक्सपेंसेस, इधर इनकम, इधर लायबिलिटीज। अभी बैलेंस शीट का लायबिलिटीज का फॉर्मेट तो आपको ऐड करना ही है, बट आपको इतना याद ही नहीं हो रहा है, तो लायबिलिटीज को लिख दो, असेट को लिख दो और क्लोज करो।
मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कट नहीं होंगे। मैंने क्या बोला, अगर आप हेडिंग वाइज जा रहे हो तो अच्छी बात है, आप हेडिंग वाइज नहीं जा रहे हो तो आपने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिजर्व्स इन सरप्लस में ही लिखा रहेगा, इतना तो कॉमन सेंस रहेगा ही। तो थोड़ा बहुत तो मार्क्स मिलेगा। जहां पे आप कुछ नहीं करके जीरो ले रहे हो, वहां पे कुछ करके तो मार्क्स ले लो, इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। आप बेवकूफ मत बनो, क्योंकि आप ग्रेजुएशन में, अभी खत्म हो जाएगा ग्रेजुएशन, और इधर इसके बाद जब लाइफ में जा रहे हो तो इतना ध्यान में रखने का, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करने का। हार्ड वर्क करने के लिए वेजेस है, वेज देने वाले। हम मान लो हम सैलराइड पर्सन होंगे तो हमको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने का। समझ में आया क्या? तो आपके ऊपर है, आप क्या बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो या हमाल बनना चाहते हो या जो भी बनना चाहते हो। सैलरी के ऊपर मैं अभी फ्यूचर में एक ही बात बोलूंगा, सैलरी पे काम करो बट एक्सपीरियंस के लिए, उसके बाद खुद का करो। सैलरी पे काम करने का, चाहे सैलरी कम मिल रहा है लेकिन वो चीज में जाओ जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो, उसे सीखो और उनको कॉपी मत करो। उनसे सीख के तुम्हारा नॉलेज अप्लाई करके कुछ नया क्रिएट करो, नहीं तो नॉर्मली आपका नाम पड़ जाएगा अन्नू मलिक के भाई है, सीख रहा है और वही बेच रहा है। जो मैंने सीखा वही, तो सामने वाला बोले क्या क्रिएटिव किया इसने। तो क्रिएट, हम जब भी कुछ, अभी मैं तुम लोग ये पढ़ा रहा हूं, आज मेरे से कोई पढ़ के जाएगा, बाद में जाके वो सेम क्लासेस खोलेगा, वो भी पढ़ाएगा, तो उसने नया क्या किया, उसने नया क्या किया? तो उसने नया कुछ नहीं किया, मेरे जैसा पढ़ा रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो एक्सपर्ट बन गया। तो आप किसी भी पढ़ो, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं ऐसा बोल रहा हूं कि whenever you learn ना, just learn and implement in your way, not in the same way, तो जाके तुम्हारे में बाइफर्केशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं मेरे को मालूम नहीं, बट आया मन में तो बोल दिया। आज इतना ही करते हो, फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।